हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की मैथ हम लोग सीख रहे थे। तो पिछले क्लास में मैं सिलेबस के बारे में सब कुछ बताया था सीबीएसई के पैटर्न में, और सीबीएसई का पैटर्न ही ज़्यादातर बोर्ड फॉलो करते हैं, तो सारे बोर्ड का था। तो वही एक जेनेरिक सिलेबस था, एक तरह से कह सकते हो। तो उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आई होप उस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ क्लियरिटी मिली होगी, क्या हमको पढ़ना है। हल्का हल्का टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो उसी के आगे कंटिन्यू अगर करें तो जो हमारा जो पहला चैप्टर है, सबसे बेसिक सा और पहला चैप्टर सेट थ्योरी आती है। क्या होता है? सेट थ्योरी। तो आज से हम सेट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पूरा, उसके एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, सारी थ्योरी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो फिर कोई लोकल पब्लिकेशन से आर.डी. शर्मा या कोई स्टेट का पब्लिकेशन या एशान, इस टाइप के उन बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ही ज़्यादातर बोर्ड में चलती है, उसी के आसपास क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? तो चलो, अब सबसे पहले सेट थ्योरी हम स्टार्ट करें। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हमको जो जानना होता है वो होता है सेट। सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? देखो, ये अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो तुम लोग बहुत बार ये टर्म यूज किए होगे ना, कि बहुत बार ये टर्म यूज किए होगे। जैसे अपने घर पे तुम रहते हो तो कोई सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो तुम्हारी मम्मी तुमसे बोलती है ना कि ये सारे जो सामान इधर बिखरे पड़े हैं इनका एक सेट बना के रख दो, ऐसा बोलते हैं ना। अब जैसे इसका एक एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लो। जैसे हम तरह तरह की नंबर्स पढ़े थे ना। अब इसके पहले के वीडियो में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी पढ़े थे ना। तो ये नंबर क्या होती थी? एक तरह की प्रॉपर्टी शो करने वाली नंबर्स को एक जगह पे रख दिया जाता था। यही तो होता था ना, एक तरह की जो प्रॉपर्टी शो करती हैं नंबर्स, उनको एक प्लेस पे रख दिया जाता है और उन्हीं नंबर को एक नाम दे दिया जाता है और उसी को बोला जाता था सेट। समझे ना? अब ये दो एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो तुम क्या, अगर मान लो स्कूल में बुक्स लेने आते हो तो तुम क्या बोलते हो? 9th या 11th क्लास की बुक का एक सेट हमको दे दो। क्या बोलते हो? 11th क्लास की बुक का सेट। यही बोलते हो ना कि 11th क्लास की बुक्स का एक सेट हमको दे दो। तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ ना, सेट। तो सेट हम यहाँ पे किस लिए यूज किए हैं? ऐसा तुम ये मांग रहे हो कि हमको सम बुक, मतलब कुछ बुक्स दो जो सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रही हूँ। ये यहाँ पे सेट बोलने का तुम्हारा मतलब यही है ना। अब अगर तुम मान लो सेट नहीं बोल रहे हो तो वो तो अंडरस्टूड समझ जाएगा। तो यहाँ सेट से क्या मतलब है? सेट से क्या मतलब हुआ कि हमको कुछ बुक्स दे दो, मतलब हमको कुछ ऑब्जेक्ट दे दो। बुक्स यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमको कुछ ऑब्जेक्ट दे दो जो ऑब्जेक्ट कुछ सेम तरह की प्रॉपर्टी को शो कर रहा हो। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? 11th क्लास की बुक्स। प्रॉपर्टी क्या है? वो 11th क्लास की होनी चाहिए। तो समझे ना? तो तुम अगर डिफाइन करना चाहो सेट को तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? बस सिंपल सी इतनी डिफिनेशन है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। दुनिया में तुम कोई भी चीज़ें देखते हो, दुनिया में तुम कोई भी चीज़ें अपने आसपास, अगल बगल, पास पड़ोस कहीं भी देखते हो, उनको एक सेट के फॉर्म में, मतलब उनको एक जगह अरेंज करके व्यवस्थित फॉर्म में रख दो, उसी को बोला जाता है सेट। उसी को बोला जाता है क्या? सेट। समझे ना? अगर हम इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो देखो, अब जैसे ये सेट है, अगर इस सेट को
अगर तुमने ये बुक मांगा और उस बुक को उसने जो बुक सेलर है उसने क्या किया, एक बुक कोई फटी है, कोई तिरछी है, कोई इधर है, इधर उधर पड़ी है, तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा ना, तुमको बुक लेने में अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसी डेफिनेशन को हम मॉडिफाई करके क्या बोल सकते हैं कि वेल डिफाइन collection of object, when well defined collection of object is called set। यही इसकी एकदम प्रॉपर डेफिनेशन होती है। ठीक, अब जैसे यहाँ बुक की बात करें तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि सारी बुक हमको अरेंज करके एक सेट बना के दे दो, तो उसको बोला जाएगा सेट, समझे ना। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं ये 3-4 एग्जाम्पल से तुम लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ, आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं, इसको तुम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, कभी कभी मेंबर भी बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हो ना, जैसे मान लो एक बैग है, कैरी बैग है, उसमें सारी बुक रखी गई हैं, तो 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, तो इन बुक्स को तुम क्या क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, और क्या, इस कैरी बैग का मेंबर भी बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें होंगी ना। अब देखो, ये तो हमारा जेनेरिक मतलब एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन हो गई, कैसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम पूरा प्योर मैथमेटिक्स में अगर आएँ तो इसमें क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, नेचुरल नंबर क्या होती, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, यही नंबर नेचुरल होती थी ना। और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन 1 to इनफाइनाइट जितनी भी नंबर्स हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इनको क्या किया गया, इन नंबर्स को एक साथ रख के एक वेल डिफाइंड फॉर्म में अरेंज करके रख दिया गया, उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर का सेट। अब देखो, अब इसी तरह ये हो गया। होल नंबर के लिए हम लोग पढ़े थे 0 1 2 3 ऐसे। होल नंबर के बाद इंटीजर नंबर आई थी, इंटीजर नंबर आई या तो इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद रेशनल नंबर आई थी। तो ये सारी चीज़ें पढ़े थे ना, तो इसी को बोलते हैं सेट। अब ध्यान से सुनना, ये जो सेट है यहाँ पे तुम क्या कुछ चीज़ ऑब्जर्व करो तो तुम क्या पाओगे कि ये जो सेट है, ये जो सेट हम बनाए हैं, सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये देखना है कि ये जो अगर हम सेट लिख रहे हैं तो वो स्मॉल मतलब ये वाले ब्रैकेट से इंक्लोज रहेगा, और उसके एलिमेंट को लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, एलिमेंट 2 एलिमेंट फिर कॉमा, फिर एलिमेंट, फिर कॉमा, ऐसे करके डैश 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 करके सेट लिखने का ये तरीका होता है। क्या होता है, एक ब्रैकेट से इंक्लोज होगा, फिर उसके एलिमेंट होंगे, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देंगे, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना, इतना समझ गए ना। हाँ, तो ये बात हो गई सेट कैसे लिखा कैसे जाता है, ठीक। अब उसके बाद ये तो हमारा नंबर्स में बात हो गई। अगर हम यही चीज़ अल्फ़ाबेट में अगर बात करें तो जैसे वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट, तो अगर हम वॉवेल्स के सेट की बात करें तो ए ई आई ओ यू ये सारे हो जाएंगे ना, ए ई आई ओ यू हो जाएंगे ना। तो ये क्या, इसको क्या बोल सकते हो कि वॉवेल्स लेटर का सेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी जो है वॉवेल्स लेटर का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान सुनना, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये भी सेम चीज़ होगी ना, ये भी सेम चीज़ होगी ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि जब भी हम सेट के एलिमेंट को लिखते हैं,
सेट के एलिमेंट मतलब ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। उसको हमेशा कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। और जब सेट के नाम लिखते हैं, सेट का कोई नाम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये ऐसा कहीं रूल नहीं है ये कोई, लेकिन ये एक कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक, इसको अगर देखो सेम लिख दोगे तो ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसीलिए कभी भी जब सेट के मेंबर्स या सेट के ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर में होता है, और सेट का जो नाम होता है वो हमेशा कैसे होता है? कैपिटल लेटर में होता है। ठीक ना। अब देखो, अब उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब हमको अगला जो समझना है, दो साइन हमारे पास होते हैं, एक साइन ये और एक साइन ये। ठीक, इस साइन को एप्सिलॉन बोलते हैं, इस साइन को एप्सिलॉन बोलते हैं। अब मैथ के टर्म में इसका किस लिए यूज किया जाता है? बिलोंग टू में यूज किया जाता है। और ये वाले का इसमें कट लगा है तो इसका मतलब नॉट बिलोंग टू, इसमें यूज किया जाएगा नॉट बिलोंग टू। ठीक, तो अब इन दोनों साइन के बारे में हमको पढ़ना है। देखो, अब देखो, ये इसको बिलोंग टू, इसको नॉट बिलोंग टू। अब इसके बारे में कैसे हम वो करेंगे? ये हमारा एक सेट है, मैं अभी इन सबको बाकी के लिए थोड़ी देर के लिए हटा दे। ये सारा हमारा ये एक सेट हमारे पास दिया गया है। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ ये 1 जो है इस सेट का मेंबर है कि नहीं? 1 ये नेचुरल नंबर के सेट का मेंबर है कि नहीं? तो 1 देखो इसका मेंबर है ना, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? 1 बिलोंग्स टू n, 1 बिलोंग्स टू n। तुमसे कोई पूछेगा 2 के बारे में तो 2 बिलोंग्स टू n, 2 भी मेंबर है। 3 इसका नेचुरल नंबर के मेंबर है तो 3 बिलोंग्स टू n। अगर यहीं पे तुमसे कोई पूछ ले 0 के बारे में तो 0 क्या इस वाले सेट का मेंबर है नेचुरल नंबर का? n नहीं है ना, तो इसको कट कर दोगे। मतलब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 0 नॉट बिलोंग्स टू n। मतलब यहाँ से तुमको क्या समझ में आया कि कोई भी मेंबर अगर उस सेट में है तो ये वाले साइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको पढ़ने का जो उसका तरीका क्या होगा? 1 बिलोंग्स टू n, मतलब मेंबर बिलोंग्स टू सेट नेम, ऐसे इसको लिख सकते हो जेनेरिक फॉर्म में। मेंबर का नेम होगा, फिर बिलोंग्स टू का सिंबल, और फिर उसके बाद सेट का नेम होगा। ये हमारा पूरा लिखने का तरीका होता है। ठीक, 2 बिलोंग्स टू n मतलब ये जो 2 है इस सेट में एग्जिस्ट करता है, 3 जो है इस सेट में एग्जिस्ट करता है। 0 नॉट बिलोंग्स टू n मतलब 0 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। समझे ना। तो ये 2 साइन की बात हो गई। ये सेट थ्योरी में क्या, पूरे मैथमेटिक्स में ये दोनों साइन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, जैसे तुम हो तो तुम जैसे मान लो ये तुम हो तो तुम अपने फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तुम अपने फैमिली से बिलोंग करते हो ना, योर फैमिली, तुम अपने फैमिली से बिलोंग करते हो तो इसलिए ये वाला सिंबल हो जाएगा। और अगर तुम बिलोंग्स टू अगर मोदी जी के फैमिली से बात किया जाए, मोदी फैमिली, तो क्या तुम मोदी की फैमिली से बिलोंग करते हो? नहीं करते ना, इसलिए यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? नॉट बिलोंग्स टू ना। तो समझ गए ना इन दोनों सिंबल्स के बारे में। अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट का मेंबर है तो ये वाला सिंबल, अगर उस सेट का मेंबर नहीं है तो ये वाला सिंबल यूज़ किया जाएगा। ठीक, इसी तरह सब सेट में हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये सारी चीज़ें तो आसान चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो होता है ये सेट, ये जो हम तरह तरह के सेट पढ़ते हैं ना, इनको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। हमारे पास इनको 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना। अब जैसे नंबर्स हो, इसको देखो कैसे दो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका क्या मतलब है। जैसे ये नंबर्स हमारे पास होती हैं ना, तो नंबर्स को तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक तो हम 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कोई 1 2 3 4 ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। एक ये 1 2 3 ये रोमन। तो ये
एक ही चीज़ है, चीज़ एक ही है, मतलब है नंबर, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेशन जो हैं कई अलग अलग तरीके के हो गए ना। ये नंबर्स टाइप का रिप्रेजेंटेशन, ये उसका वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, ये रोमन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो यही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई एक सेट है तो उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, मतलब अलग अलग मेथड क्या क्या हो सकते हैं ये, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इसके जो होते हैं दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है रोस्टर या इसी को बोल देते हैं टेबुलेशन, इसको बोल देते हैं टेबुलेशन फॉर्म या मेथड, ठीक है ना। टेबुलेशन फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या इसका मेथड, ठीक। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म एक होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, समझे ना। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। अब देखो, पहला है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यही इसके दो सेट के रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। अब इसमें कैसा होता है, जैसे मैं एक ही एग्जांपल लेके तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें क्या, मैं नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारे पास कई सारी नेचुरल नंबर हमारे पास पड़ी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेट हमारे पास ये नेचुरल नंबर हैं और ऐसे ही पड़े हैं। तो अगर इसको हमको सेट के फॉर्म में लिखना है तो अभी हमने सेट की डेफिनेशन से क्या सीखा कि इनके एलिमेंट को पकड़ो और कॉमा लगा के रखते जाओ और उसके बाद एक ये वाले ब्रैकेट से इंक्लोज कर दो। तो जो हमारा सेट बनता है, जो हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को सेट बोलते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म बन के तैयार होता है, इसी को रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड बोलते हैं। समझ गए ना, इसी को रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड बोलते हैं, समझे ना। इसी तरह अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ये वॉवेल्स वाला जो अभी हमने एक लिया। वॉवेल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये 4 होते हैं ना। तो इनको क्या करना होता है, इनके एलिमेंट को पकड़ो। अब पकड़ने के बाद कॉमा से सेपरेट कर करके ऐसे लिखते जाओ और उसके बाद इनको ये वाले ब्रैकेट से इंक्लोज करके और कुछ उस सेट का नाम दे दो। तो इसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड, ठीक है ना। उसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड। तो अगर इसमें तुमको अगर मैं पॉइंट कुछ बताऊं तो तुम क्या इसमें लिख सकते हो कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्टेड फॉर्म में होते हैं। वो किस फॉर्म में होते हैं? लिस्टेड। देखो इसमें 1 2 3 ये एक लिस्टेड फॉर्म में है ना, ए ई आई ओ, ये सारे लिस्टेड फॉर्म में है ना। ये इसमें जो एलिमेंट होते हैं, सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? लिस्टेड फॉर्म में होते हैं। और दूसरा काम हमने क्या किया था कि इन एलिमेंट को उठा के कॉमा से सेपरेट कर दिया है। इन एलिमेंट्स को उठा के कॉमा से सेपरेट किया है ना। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो सारे जो एलिमेंट हैं उनको कॉमा से सेपरेट कर दिया गया। अब फिर इसमें तीसरा पॉइंट तुम क्या कह सकते हो? तीसरा काम हमने क्या किया था कि इस वाले ब्रैकेट से इंक्लोज किया है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट्स शुड बी इंक्लोज्ड बाय ये, समझे ना। तो जो एलिमेंट होंगे वो इससे इंक्लोज किया जाएगा। अब इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का सेट तैयार आसानी से कर लेंगे। क्या क्या?
पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट हैं ये एक लिस्ट के फॉर्म का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यहाँ है, दो यहाँ है, तीन यहाँ है, चार यहाँ है, इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट कर देना है। तीसरा क्या है, सेपरेट करने के बाद उनको एक वो ब्रैकेट से इंक्लोज कर देना है, उसको ब्रैकेट से इंक्लोज कर देना है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी टेबुलर या रोस्टर मेथड की। अब ध्यान से सुनना, अब तुम एक चीज़ यहाँ पे ये ऑब्जर्व किए होगे कि जितने भी हमने सेट लिया है वो कोई भी सेट रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4 है, एक बार 5 है, एक बार, सारे सेट के एलिमेंट केवल एक बार ही हैं। ए ई आई ओ यू है, ए भी एक बार, ई भी एक बार, आई भी एक बार, ओ भी यू एक बार, यू भी एक बार, सब एक बार है ना। तो इसी तरह तुमसे अगर कोई पूछे, तुमसे अगर कोई एग्जांपल दे दे यहाँ पे, जैसे कि एक मान लो वर्ड है इलाहाबाद, एक वर्ड है हमारे पास इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में तुमको क्या बोल दे कि मेक द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। तो तुम कैसे बनाओगे, तुमको क्या बोला गया है कि ये इलाहाबाद जो वर्ड है इससे, इसके लेटर्स से एक हमको सेट बनाना है। तो हम तो यहाँ पे क्या पढ़े हैं, 3 पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि ये जो सारे के सारे लेटर्स हैं इनको एक लिस्ट के फॉर्म में लिख लो। एक हमने लिस्ट के फॉर्म में लिख लिया। लिस्ट के फॉर्म में लिखने के बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा है कि इनको कॉमा से सेपरेट कर दो। कॉमा से सेपरेट कर दिया। कॉमा से सेपरेट करने के बाद इसको ये वाले ब्रैकेट से इंक्लोज कर दो। इंक्लोज करने के बाद कोई इसका नाम देना हो तो कोई एक इसका हमने नाम दे दिया। तो ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया, ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सेट होता है ये, इसमें रिपीटिशन जो होता है ना, ये कभी नहीं पॉसिबल है। रिपीटिशन मतलब एलिमेंट्स का रिपीटिशन कभी नहीं पॉसिबल होता है। ये जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। अब तो ये इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें देखो ए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ गया ना, तो इसमें रिपीटिशन हो गया ना एलिमेंट का, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब इसको अगर सही से पूरे सेट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए एक बार, फिर एल एक बार, फिर ये दूसरा एल आया, हो चुका है, नहीं लिखेंगे। फिर ये एक ए है, ऑलरेडी हो चुका है, नहीं लिखेंगे। फिर न्यू लेटर एच आया, राइट डाउन करेंगे। फिर ये ए है, फिर वो ये एक बार आ चुका है, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। बी है, बी नहीं आया। ए फिर से आया, जो नहीं राइट लिखेंगे। डी आया, डी नया है तो लिख लेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल मतलब सही सेट होगा इलाहाबाद वर्ड से, ये सेट बन के तैयार होगा। समझ गए ना सब लोग। तो ध्यान रखना, इसमें 4 पॉइंट ध्यान रखना है कि रेपिटिशन जो है कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। समझे ना सब लोग। ये चौथा पॉइंट क्या है कि सेट के जो एलिमेंट हैं वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये एक हमने इलाहाबाद का एग्जांपल लिया। अब एक और एग्जांपल अगर हम लेके बात करें तो जैसे बाइनरी नंबर सब लोग पढ़े होंगे ना, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर होती हैं। तो जैसे 6 है तो 6 की बाइनरी 110 होती है। तो तुमसे अगर कोई बोले कि 6 की बाइनरी का एक सेट बनाओ, सेट की वो सॉरी 6 की बाइनरी का एक सेट बनाओ, तो तुम क्या करोगे। हमारे पास ये एलिमेंट, ये सारे 3 एलिमेंट हैं, तो तुम पहले मेथड क्या फॉलो करोगे कि हमको ये एलिमेंट को लिस्ट कर देना है। हमने ये लिस्ट बना दिया। दूसरा पॉइंट क्या था कि इस लिस्ट के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दो, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या था कि उसको फिर ब्रैकेट से इंक्लोज कर दो, ब्रैकेट से इंक्लोज कर दिया। उसके बाद चौथा और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि एलिमेंट जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखो 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो जो रिपीट हो रहा है उसको डिलीट कर दो। तो ये हमारा जो ओरिजिनल सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10। तो ठीक है ना, ये रोस्टर फॉर्म वाला आई होप सबको
अब समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद इसमें एक बात और ध्यान में रखना होता है, नोट डाल के आगे वो करना। इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि क्या हमने 10 लिखा, मतलब जिस फॉर्म की हमें लिस्ट दी गई है उसी फॉर्म में लिख दें। अगर इसको हम 01 कर दें, 01 कर दें, तब जैसे अभी ये इलाहाबाद वाला था, तो इलाहाबाद का हमने सेट क्या बनाया था, ALH अब BD, ये बनाया था ना हमने सेट। अब क्या यही केवल करेक्ट है? क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, LHABD, क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या? तो ध्यान से सुनना, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बस हमारी 4 जो स्टार्टिंग की कंडीशन है वो सारी की सारी फॉलो होनी चाहिए। इन सेट के एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है ये मैटर नहीं करता है, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ए पहले लिखो या बाद में लिखो या बीच में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे सेट में। दोनों के दोनों सेट जो हैं हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। दोनों के दोनों सेट हमारे जो हैं इक्वल रहेंगे। तो हम देखो अब जो अभी तक रोस्टर मेथड में पढ़ा सारे पॉइंट, उसको अगर हम कंक्लूड करें तो क्या कर सकते हैं। पहला क्या होना चाहिए, पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा क्या, कि वो एलिमेंट जो हैं वो लिस्ट के फॉर्म के होने चाहिए। दूसरा क्या पढ़ा, सेपरेटेड बाय कॉमा। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इंक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, ठीक है ना। चौथा पॉइंट हमने क्या वो किया, नो रिपीटिशन। पांचवा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजेंट मैटर, मतलब उसका ऑर्डर हमारे सेट में कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो रोस्टर मेथड के लिए यही 4 की पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखोगे, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं रुकेगा। पहला क्या है कि जो एलिमेंट हमारे पास हैं अगर वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो उनको लिस्ट के फॉर्म में कर लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि लिस्ट के फॉर्म में करने के बाद कॉमा से हम उसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद एक ब्रैकेट से इंक्लोज कर देंगे। अगर फिर उसके बाद उसमें देखेंगे अगर कोई रिपीटिशन है तो उसके रिपीटेशन को हटा देंगे। और फिर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बीच में आए, कोई लेटर बीच में आए, चाहे मिडिल में आए, चाहे लास्ट में आए, इससे हमारे सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो अगला था सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो है टेबलर वाले से थोड़ा सा ठीक ठाक पड़ता है, तो इसे ध्यान से समझना। देखो अब तुमको करना क्या होता है, अभी तक तुम क्या करते थे कि तुम्हारे पास सेट होता था, मान लो ये 2 4 6 8 10, ये तो हमारे पास सेट है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते थे, बस हमारा काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब तुमको क्या करना है कि ये जो इस सेट के एलिमेंट हैं इसमें कोई यूनिक प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, यूनिक प्रॉपर्टी फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, यूनिक प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं कि ये जो सेट बिल्डर मेथड होता है इसको लिखने का क्या तरीका होता है इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि जैसे मान लो ये वाला हमारा टेबलर फॉर्म वाला था, n 2 4 6 8 10, अगर इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि सेट का नाम लिखो, इक्वल का साइन लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट ही ऐसे सेम टू सेम वैसे को वैसे ही बना देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई एक सिंबल जो तुमको पसंद हो, जो तुम्हारा लकी सिंबल, जो एक सिंबल यहाँ पे लिखेंगे। फिर एक साइन होता है ये डबल डॉट का, इसको बोलते हैं कॉलन, तो एक डबल डॉट का कॉलन लगाएंगे। फिर क्या करना होता है, फिर यहाँ पे लिखना होता है प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ सिंबल, ठीक है ना। अब बस इतना करने के बाद इसको क्लोज कर दो। यही जो हमारा होता है इसी को बोलते हैं सेट
बिल्डर मेथड, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब देखो, अब इसमें ध्यान से सुनना कैसे इसको हम, ये वाले एग्जाम्पल को हम अब लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एन, ये जो मैं एक जनरल फॉर्मूला टाइप में बनाया ना, इसी को ध्यान में रख के बनाना, सब आसानी से लिख लोगे। जैसे मैं इस सेट का नाम लिखा एन, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया, उसके बाद सिंबल, एक सिंबल, कुछ भी तुम सिंबल ले सकते हो, ठीक, कुछ भी सिंबल ले सकते हो। मैं लेट से एक्स ले लिया, मैं एक्स ले लिया। फिर उसके बाद ये कॉलन, ये मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद अब कोई भी एक प्रॉपर्टी ढूंढो इस एलिमेंट में जिसमें सारे एलिमेंट कवर हो जाएं। तो क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी तुमको दिख रही है कि सारे नेचुरल नंबर के सेट, मतलब सारे इवन नंबर का सेट है जो 12 से या 11 से छोटा है। तो यहाँ पे तुम क्या कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ सिंबल, मतलब जो सिंबल तुमने यहाँ पे यूज किया है उसी के टर्म में हमको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिख देना है। तो तुम क्या लिखोगे, x इज द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 11। बस इतना ही काम तुमको करना है। x क्या है, सारी की सारी इवन नंबर है, यही तुमको फाउंड करना था। और लेस देन क्या है, लेस देन है 11। आई होप ये वाला एग्जाम्पल से थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी मिली होगी। हमारा जो मेन काम होता है कि इन एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर्टी फाउंड करो जो यूनिक हो, जो क्या हो, यूनिक हो। अगर हम एक बात इसकी करें कि जैसे एक हमारे पास सेट है AEIOU, ये हमारे पास अभी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में है। अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो सबसे पहला यही वाला जो एक मैं जेनेरिक फार्मूला टाइप में लिखवाया, इसी को ध्यान रखना। सबसे पहले सेट का नाम हमने लिख दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, फिर ये ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद एक कोई सिंबल, मैं यहाँ पे x लिया था ना, यहाँ पे इसको मैं y ले रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे इसको y ले लो। अब फिर उसके बाद अब तुमको क्या करना है, प्रॉपर्टी एक फाउंड करना है जिससे ये सारे एलिमेंट कवर हो जाएं। एक प्रॉपर्टी तुमको फाउंड करना है ना, तो क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि क्या हो सकती है प्रॉपर्टी कि सेट ऑफ वोवेल्स लेटर है ना। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो कि y इज द सेट ऑफ द वोवेल्स लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। बस काम खत्म। यही तुमको हर जो भी मतलब सेट बिल्डर फॉर्म का होगा, यही तुमको करना होगा। अब देखो, तुमको यहाँ से समझ में आया होगा कि हमारा जो मेन टास्क है वो क्या है कि इन एलिमेंट के बीच में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी फाउंड करना जो यूनिक हो, समझे ना। अब देखो, अब क्या ये जरूरी है कि हम इसको केवल यही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा है? देखो, ऐसा नहीं होता है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, तब और अच्छे से तुमको क्लियर होगा। इसके जो लिखने के फॉर्म हैं वो कई तरीके से लिख सकते हो। तो मान लो तुमने कुछ और प्रॉपर्टी ढूंढी, अब मैथमेटिकल फार्मूला है, कई सारी प्रॉपर्टी हो सकती है ना। और कोई दूसरा लड़का है, उसने कोई दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढ ली, तो 2, 3, 4 कितने भी इसके लिखने के तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं अभी एक ये एग्जांपल में ले रहा हूँ, ये 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे पास एक सेट है जो टेबुलर फॉर्म में है। और हमें करना क्या है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखाया था उसी को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले सेट का नाम, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद कोई एक सिंबल, मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, x, फिर उसके बाद कॉलन लगा देते हैं। कॉलन लगाने के बाद फिर हमको कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी फाउंड करना होता है ना। तो एक इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि x इज द सेट ऑफ
ऑड नंबर, ये ऑड नंबर ही है ना, ऑड नंबर x इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर विच इज लेस देन 10, जो भी लिखना हो तुम ये लिख दिए, ठीक। एक तो इसका ये मेथड हो गया। अब कोई दूसरा लड़का आया, वो क्या काम किया, ओ और यहाँ पे x लिखा, ये भी फिर से x लिखा। अब वो क्या किया कि x इज इक्वल टू 2n+1 कर दिया, 2n+1 कर दिया। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे फिर उसके बाद इसने के आगे लिखा वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 और यहाँ पे 1 रखेगा और फिर ये 3 1 2 डैश ऐसे कर दिया, ठीक। ये कर दिया। तो क्या ये गलत है क्या? नहीं गलत है ना। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे रखते जाओगे, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओगे, ये वाला सेट हमको मिलता जाएगा। n की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या होगा, 2 × 0 + 1, देखो 1 आ गया, 2 × 1 + 1 3 आ गया, 2 × 2 + 1 5 आ गया ना। तो इसी तरह तुम 3 4 इसको 3 4 तक ऐसे रख सकते हो, तो ये कितना भी आ सकता है। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसीलिए जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं तुम्हारा आंसर इसमें मैच ही करे, कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन जो सही होता है, सही दोनों होता है। समझ गए ना। अब देखो, अब इसके बाद बारी आती है इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या तरीका इसका होता है कि सबसे पहले मैं एक लिखे दे रहा हूँ, फिर एक एक चीज़ों के बारे में अलग अलग सिंबल क्या किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है ये हम बताएंगे, ठीक। तो इसको पढ़ा जाता है द सेट ऑफ ऑल, जो सिंबल यहाँ पे यूज हुआ है, x सच दैट ऑल x सच दैट x is a set of odd number less than 10। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है। द सेट ऑफ ऑल और फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद सच दैट और फिर उसके बाद जो तुमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है वो प्रॉपर्टी सेम टू सेम यहाँ पे लाके उतार दो। तो अब देखो, अब इसको ये पढ़ने का इसका तरीका है। अब तुम कहो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें सिंबल वाइज तो तुम क्या कह सकते हो कि ये जो ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट को हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट से आ गया है हमको x दिख गया, तो ये हमारे पास x तो है ही, x को तो वैसे ही छोड़ दो। फिर उसके बाद कॉलन का सिंबल है, तो इस कॉलन के सिंबल को हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है सच दैट। इसका क्या मतलब होता है, सच दैट। इसका मतलब होता है सच दैट। और फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी लिखी है उस प्रॉपर्टी को एज इट इज उतार दो। यही हमारा पढ़ने का सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेके इससे कंपेयर करके दिखाता हूँ कि हाँ कैसे ये सही है या क्या है, कैसे है, ठीक है ना। अब मान लो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि ये वाला v और यहाँ पे लिखा था y इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, जो भी तुमको यहाँ पे लिखना हो लिख लेंगे, ठीक। ये यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो कुछ भी हो सकती है, बदल सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब इसको अगर हमको पढ़ना है तो हम कैसे करेंगे, देखो ये सबसे पहले ये हमको क्या दिखा, ब्रैकेट दिखा। अब यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब है द सेट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद जो सिंबल यहाँ पे लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल y। फिर सिंबल के बाद कॉलम आया, कॉलम का मतलब यहाँ पे मैं क्या बताया, सच, कॉलम का मतलब सच दैट। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सच दैट, और फिर ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लिखे हो पूरा का पूरा एज इट इज उतार दो। द सेट ऑफ
वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो इसको ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल हिंदी में, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में किसी सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रीड किया जाता है, ये हमारा हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये सारी बात हो गई सेट के टाइप के, कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने टाइप होते हैं। अब देखो, अब एनसीईआरटी में यहाँ से पहली एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। अब मैं उस एक्सरसाइज के तुमको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन सब इसमें तुमको स्क्रीन पे दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग पे वो सब लोग समझ लेना, ठीक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और तुमको क्या बोला है इसमें कि रोस्टर मेथड से रूट्स का एक सेट बनाओ। रोस्टर मेथड्स के इसके रूट्स का एक सेट बनाओ। तो तुमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 और x प्लस 2 इसका ये एक फैक्टर आ जाएगा। अब ये जब फैक्टर आएगा तो इसके जो रूट्स होंगे तो ये एक 1 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये रूट्स आए, ये 1 माइनस 2 आया ना। अब देखो हमको क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए तुमको मैं टोटल कितनी कंडीशन बताया था, 5 कंडीशन बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो उन्हीं पाँचों कंडीशन को अब हम यूज करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि ये जो एलिमेंट है, यही एलिमेंट हुआ ना, यही इसके रूट हैं, यही एलिमेंट हुए। तो इन एलिमेंट को लिस्ट के फॉर्म में करो। मैं इन एलिमेंट को क्या किया, लिस्ट के फॉर्म में रख दिया, एक लिस्ट के फॉर्म में। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, कॉमा से सेपरेट करो, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या था, ब्रैकेट से इसको इंक्लोज करो, ब्रैकेट से इंक्लोज कर दिया। इंक्लोज करने के बाद कोई भी इसका नाम देना हो तो नाम दे दो, ठीक। फिर उसके बाद चौथा जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट क्या था कि इसमें चेक करो कि कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हुआ। कोई एलिमेंट रिपीट हुआ, 1 एक ही बार है, माइनस 2 एक ही बार नहीं रिपीट हुआ। चौथा पॉइंट भी सेटिस्फाई। पांचवा पॉइंट क्या था, इसका आर्डर कुछ भी हो सकता है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यही हमारा है इसका रोस्टर फॉर्म में इसके रूट्स का सेट। समझ गए ना? अब उसके बाद जो है दूसरा इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया है, x कॉलन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर है ना, और एंड x स्क्वायर लेस देन 40। पॉजिटिव इंटीजर है और उसकी जो स्क्वायर वैल्यू है वो 40 है। तो तुमको इसका एक सेट बनाना है, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाना है, टेबुलर फॉर्म में। तो अब देखो ध्यान से सुनना, x हमको यही x फाउंड करना है ना, यही x फाउंड करना है ना। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके यही सारी होती है ना। तो हमको इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर का ही सेट बनाना है। बस ध्यान ये रखना है कि उसका इसका स्क्वायर करें तो वो हमेशा 40 से कम रहे। तो 1 लिखो, पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 40 से छोटा है, ये सही हो गया। फिर 2 आएगा तो 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 इससे छोटा है। इसी तरह 3 लिख दो, 3 का स्क्वायर 40 से छोटा होगा, 4 का स्क्वायर 40 से छोटा होगा, ये भी आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 40 से छोटा है, ये भी इसमें आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, ये अभी भी 40 से छोटा है, इसलिए ये भी आ जाएगा। फिर इसके बाद बारी आती है 7 की। तो जैसे ही तुम 7 रखोगे और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। यहाँ पे हमको एकदम क्लियर कंडीशन दी गई है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमेशा क्या होनी चाहिए, 40 से छोटी होनी चाहिए, 40 से लेस देन होनी चाहिए। लेकिन ये जो 40 से ग्रेटर हो रही ना, इसलिए 7 को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करेंगे और 6 तक की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जो टेबुलर फॉर्म में होगा सेट, वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4
5 6 और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राइट द सेट, एक सेट दिया है इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान समझना। एक तीसरा क्वेश्चन है, एक ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में सेट दिया है 1 4 9 16 और 25 ऐसे डैश 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 करके ये दिया है। अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैं तुमको बताया था ना, सेट बिल्डर फॉर्म में तुमको लिखने के लिए बताया था ना क्या, कि सबसे पहले तो यहाँ पे सेट का नाम लिखो, सेट का नाम लिखो, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, एंगुलर ब्रैकेट लगाओ, एंगुलर ब्रैकेट लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद कोई एक सिंबल लिखो, सिंबल लिख दिया, फिर कॉलम लगाओ, कॉलम लगा दिया, फिर उसके बाद इससे इस रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी लिखो। तो क्या लिखोगे, x इज द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ ये किसका स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है ना, नेचुरल नंबर। तो ये इसके स्क्वायर का ये हो जाएगा। तो ये हमारा वो सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और अगर इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो x कॉलम x और x इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो नेचुरल नंबर है तो मतलब n स्क्वायर कर दो, और n स्क्वायर करने के बाद यहाँ एंड करके ये लिख दो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका स्क्वायर करते जाओगे, इसके हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब इसी तरह अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है, चौथे क्वेश्चन में बोला है सेट है हमारे पास, एक दिया है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 ऐसे डैश 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 करके, ये 5/6 के बाद 6/7 तक दिया है, 6/7 तक दिया है। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिखने के लिए क्या करोगे कि आर कोई भी सेट का नाम दे दो, फिर उसके बाद ये बना इसका एंगुलर ब्रैकेट, फिर कोई सिंबल, फिर कॉलन, फिर x की जो वैल्यू है देखो किस फॉर्म की है। अगर हम इसको n बोल रहे हैं तो नीचे हमेशा देखो +1 हो जा रहा है ना, सब में +1 हो जा रहा है ना, तो ऊपर वाले को +1 कर दो, और यहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का वो हो जाएगा। अब इसी तरह ये मैच वाला वो है, मैच कराने वाला एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 5वां। तो इसको मैं क्वेश्चन डाल लूँगा, तुम लोग देख लेना, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे, मैं इसको अगली बार कमेंट करना मैं बताऊँगा, ठीक। इसमें सारे आसान हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।